हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करेंगे हमारे प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर का चौथा पार्ट, जहां पर हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अगर तुमने पिछले सारे मेरे लेक्चर्स करे हैं, पार्ट 1 2 3 करा है, तो इजीली ये समझ आ जाएगा। अगर पार्ट 1 2 नहीं करा तो पहले वो कर लो, जाके डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, पूरे का पूरा फुल कोर्स है यार, पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देखो, वहां पे मिल जाएगा। सेव करके रख लो, कभी भी प्लेलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो। आ जाओ, शुरू करें हमारा आज का लेक्चर। चलो, अब मेरा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहली चीज बेटा, ये लॉ जो है शॉर्ट रन का लॉ है, ठीक है। मैंने पहले वाली वीडियोस में तुम्हें डिटेल में बताया कि जो शॉर्ट रन है उसको बोला जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, उसको बोला जाता है, क्योंकि शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का रेशो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर नंबर 2 में तुम्हें समझाई थी, ठीक है। इसीलिए इस लॉ का नाम भी हमने क्या रखा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ का नाम रखा है, जो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो लॉ है शॉर्ट रन का लॉ है, शॉर्ट रन पे लागू होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली कुछ नया नहीं है, हमारे टीपी और एमपी के बीच का जो रिलेशन है वही चीज हमें इस लॉ के अंदर लिख के आनी है। टीपी क्या था, एमपी क्या था, वो हमने पार्ट 3 में कवर किया था, ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था, फॉर्मूलाज भी मैंने बताए थे सारे के सारे, और मैंने बताया था कि फिक्स्ड फैक्टर जीरो कभी नहीं हो सकता, वेरिएबल फैक्टर जीरो हो सकता है जब टीपी जीरो होता है। वेरिएबल फैक्टर और टीपी के बीच में जो है एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा कम होगा। टीपी से तुम एमपी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, टीपीएन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा के। एपी से टीपी से एपी निकाल सकते हो, एपी इंटू एन करके, या फिर एपी इंटू वेरिएबल फैक्टर करके, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। अब यही जो मेरा लॉ है ना, वो टीपी और एमपी के बीच का ना रिलेशन मुझे बताता है। ये लॉ मुझे क्या कहता है, ये लॉ मुझे क्या कहता है, देखो कि जैसे जैसे तुम ज्यादा ज्यादा वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स लगाओगे, देखो वेरिएबल हम इनपुट लगा के ही आउटपुट निकाल रहे थे। इनपुट दो तरीके के थे, एक था मेरा फिक्स्ड फैक्टर, एक था मेरा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स था, वो तो एज इट इज पड़ा था, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा था। तो आउटपुट निकालने के लिए मैं ज्यादा ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगा रही थी कि वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती चली जाऊं, आउटपुट बढ़ता चला जाए। आउटपुट से मेरा मतलब था मेरा टीपी बेसिकली, है ना, कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए वेरिएबल फैक्टर लगा रही थी। वही बोला गया कि जैसे जैसे तुम ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाओगे, फिक्स्ड फैक्टर को तो नहीं बदल सकते, तो ज्यादा ज्यादा क्या लगाओगे, तो वेरिएबल फैक्टर अगर तुम ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, कंबाइंड एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स है, उसके साथ जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाओगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, देखो उसमें क्या चेंज आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम पे आएगा, गिरने लगेगा, जीरो हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। फिर से मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, अपने मैक्सिमम पे जाएगा, फिर गिरने लग जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर नेगेटिव में चला जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, फिर फॉल करेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते चले जाओगे, एमपी जो है बढ़ के गिरने लग जाएगा, नेगेटिव में भी चला जाएगा। सेम सेम सिमिलर वैसी चीज है जो हम सेकंड चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। हम चैप्टर 2 में पढ़ते थे ये चीज, वही सेम चीज यहां पर पढ़ रहे हो, सिमिलर चीज, नॉट सेम, सिमिलर चीज यहां पे पढ़ रहे हो कि एज यू apply more and more variable factor combined with the fixed factor, marginal product पहले बढ़ेगा और फिर गिरने लग जाएगा, गिरता गिरता नेगेटिव में चला जाएगा, पर कभी रुकेगा नहीं। अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे, एमपी गिरता जाएगा। अब हम देखते हैं एमपी और एपी के टीपी के बीच के रिलेशन। उससे पहले अजम्पशंस है, ये लॉ क्या क्या अज्यूम कर रहा है, ये लॉ ये अज्यूम कर रहा है ओनली वन फैक्टर इज मेड वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। सीधी बात में बोला जाए, ये लॉ अज्यूम कर रहा है कि तुम शॉर्ट रन में काम कर रहे हो, लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल है ना, लॉन्ग रन में तो कुछ फिक्स है ही नहीं ना। शॉर्ट रन की बात कर रहा है कि एक फैक्टर वेरिएबल है, दूसरा फैक्टर फिक्स है, दूसरा फैक्टर फिक्स है। अगर सारे फैक्टर वेरिएबल होते बेटा तो ऐसा नहीं होता। अगर सारे फैक्टर वेरिएबल होते ना, लॉन्ग रन में ना एमपी ऐसा बिहेव नहीं करता। लॉन्ग रन में क्या करता वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर अगर वैसा होता तो सिनेरियो अलग होता। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम शॉर्ट रन में चल रहे हैं, एक फैक्टर फिक्स है, दूसरा वेरिएबल है।
ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। कहते हैं कि तुम अपने वेरिएबल फैक्टर को यानी कि लेबर को बढ़ाते चले जाओ। एक सेकेंड, हाँ, तो कहते हैं कि याद देखो, कहते हैं कि तुम लेबर को वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो, 0 थी 1 2 3 4, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो। मतलब क्या हुआ, एक लेबर का बंदा लगाया, लेबर का दूसरा बंदा लगाया, लेबर का तीसरा बंदा लगाया, चौथा बंदा लगाया। कहते हैं, जो कि वैसे ऑब्वियसली 100% हो नहीं सकता ट्रू, इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम जितने मर्जी लोग लगा लो, वो सारे लोग इक्वली एफिशिएंसी से काम करेंगे। देखो इक्वल तो नहीं है ना, है ना, इक्वल तो एफिशिएंसी नहीं हो सकती ना, पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने मर्जी लेबर के लोग लगा लो, सब लोग इक्वल एफिशिएंसी से काम करेंगे। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, यानी कि बोला जाए तो जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है वो बिल्कुल सेम है, उसका कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज नहीं हो रहा। अगर ये सारे assumptions लिए तो मेरे पास 3 स्टेजेस आएंगी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। सीधी बात बोला जाए तो तुम्हें यहाँ पे 3 स्टेजेस दिख ही तो रही है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। एक बार मैं इसको क्लीन करके दोबारा से तुम्हें दिखा देती हूँ, वही तीनों स्टेजेस हैं। ठीक है बेटा, जो मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी की बात कर रहा है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एमपी की बात कर रहा है। टीपी के साथ रिलेशन में आगे तुम्हें बताऊंगी, पर जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले एमपी की बात कर रहा है। और एमपी के ही बेस पे इस लॉ में 3 स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। क्या? इंक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग स्टेज, नेगेटिव स्टेज। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, यही तीनों स्टेजेस मेरे लॉ के मुझे दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। याद रखना, स्टेजेस के जो नाम हैं वो किसके नाम पे हैं? एमपी के, एमपी के बिहेवियर के नाम पर है तीनों स्टेजेस। यानी पहली स्टेज में एमपी क्या कर रही होगी? बढ़ रही होगी। दूसरी में एमपी क्या होगी? गिर रही होगी। तीसरी में एमपी क्या होगी? नेगेटिव होगी। सही सही बात हो गई। ठीक है, फिर से वही जो पिछली वीडियो में हमने करा है, फिक्स फैक्टर फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, एपी जो है, एपी टीपी से निकाला, एमपी जो है पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, 0 हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। कैन यू सी? जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती चली जाऊं, अगर तो मैं रुक गई, मैंने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज नहीं करा, तो मेरा एमपी भी रुक जाएगा, है ना। पर अगर मैं नहीं रुकी, मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती गई, तो एमपी इनिशियली तो बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। एक और लेबर आई और एफिशिएंसी हो गई, दूसरी लेबर आई और ज्यादा एफिशिएंसी हो गई। पर यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंपल भाषा में 1 मिनट लेके मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, कहीं पे है क्या जगह? हाँ यहाँ पे है जगह। देखो हो ये रहा है कि अगर कोई भी काम करना है, लेट्स से कोई भी अगर एक असाइनमेंट करने को दिया है और मैम ने बोला है कि असाइनमेंट के 50 पेजेस बनाने हैं, एक अकेला बंदा 50 पेज बनाएगा, ये अकेला बंदा बहुत मुश्किल हो जाएगी इस अकेले बंदे को पूरे 50 पेज बनाने में। ये अकेला बोर हो जाएगा, अकेला ही बाजार से सामान भी लाएगा, अकेला ही रिसर्च भी करेगा, अकेला ही लिखेगा, है ना, उसको कंपाइल करेगा, पागल हो जाएगा, बोर हो जाएगा। इसको 10 15 20 दिन लग जाएंगे करने में, है ना, क्योंकि दिल से करेगा ही नहीं, अकेला है। अगर इसको बोला चल 2 लोग मिलके करो, तो ये 2 लोग साथ मिलके मस्ती करेंगे, ये लोग साथ मिलके पार्टी करते करते, बातें करते करते, फन करते करते जल्दी जल्दी काम कर देंगे। तो क्या होगा, दूसरे बंदे के आने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने बोला 3 लोग करो तो और अच्छा हो जाएगा, 3 लोग और मजे से करेंगे। मैंने बोला 4 लोग मिलके करो और अच्छा। मैंने बोला 5 लोग मिलके करो तो सबसे अच्छा हो गया। चलो और भी अच्छा हो गया कि हर एक बंदा अपना 10 पेज ले लेगा, बंटवारे की भी दिक्कत नहीं है, सबको 10 पेज दे दिए, 5 बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं, 5 बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर अब मैं इसको बढ़ाती चली जाऊं, मैं बोलूं 6 लोग मिलके करो, बंटवारा करने में भी दिक्कत आएगी। हर कोई सोचेगा यार मैं क्यों करूं, इतने सारे और लोग हैं तो सही वो कर लेंगे। मैं फिर 7 लोग ले आई, फिर से अरे यार मैं क्यों करूं, दूसरा बंदा कर लेगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, अब घिचपिच मच रही है। अब हो रहा है यार मैं क्यों करूं, इतने सारे लोग हैं, दूसरा कर लेगा, तीसरा बंदा कर लेगा, वो कर लेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि जब सबको काम दे दिया जाता है ना, तो किसी का भी काम नहीं होता। सो इससे बेटर होता है कि तुम कम लोगों से काम करो। फिर मैंने 8 लोग रख दिए, 9 लोग रख दिए, 10 लोग रख दिए, चलो यहाँ तक भी ठीक था, सब लोग 5-5 पेज कर रहे थे। ठीक है, फिर आया और बड़ी स्टेज, फिर मैंने बोला 12-15 लोग मिलके सिर्फ एक असाइनमेंट बनाओ। अब तुम सोचो 15 लोग मिलकर एक असाइनमेंट बना रहे हैं 50 पेजेस के। यहाँ पर उल्टा क्या होगा, यहाँ पे लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। मेरा टॉपिक क्यों नहीं चूज किया, अरे तेरा टॉपिक अच्छा नहीं है, मेरा टॉपिक चूज करो, ये तो कुछ काम करता नहीं है, मैं अकेला काम क्यों करूं, मैं क्यों सारा काम करूं, मैं क्यों पैसे लगाऊं, वो पैसे लगाएगा, मैं तो छुट्टी पे जाऊंगा, मैं नहीं काम करूंगा। यहाँ पे हो जाएंगी लड़ाइयां शुरू। और उसकी वजह से जो काम शायद पहले एक अकेला बंदा कर भी देता 10 दिन में, ये 15 लोग शायद मिलकर 10 दिन में भी काम नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अब हर कोई कहता है मैं नहीं करूंगा भैया, दूसरा बंदा करे, तीसरा करे, मेरा टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया, मेरा ये नहीं अच्छा किया, मेरा वो नहीं अच्छा किया, मेरी रिसर्च नहीं, मेरा नाम नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अब बिल्कुल ही काम खराब हो गया कि जो दो लोग, एक लोग मिलके कर भी देते, अकेले कर देते, वो अब 15 लोग भी मिलके नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब हो गई है लड़ाई। तो टेक्निकली शुरू शुरू में तो एफिशिएंसी बढ़ रही थी, अरे मेरा भाई आ गया, साथ मिलके काम करेंगे, अरे तीसरा भाई आ गया, और अच्छे से और खुशी से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। पर जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया, तो पहले तो लोगों में आलस आने लगा, अरे मैं क्यों करूं, वो कर देगा, वो कर देगा। और जब मैंने बहुत ही एक्सट्रीम नंबर कर दिया, तो आलस तो आ ही रहा था, उसके साथ लड़ाइयां शुरू हो गई। मतलब पहले क्या हो रहा था कि एक अकेला बंदा 10 दिन में करता, तो दो लोग मिलके 5 दिन में नहीं 4 दिन में कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई ना, एफिशिएंसी बढ़ गई। अब एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है, अब एफिशिएंसी नेगेटिव में चली गई है कि अब तो काम हो ही नहीं पा रहा, उल्टा अब तो हम ज्यादा लोगों को बुला के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, ये चीज है, आई होप समझ आ गई होगी कि पहले एफिशिएंसी बढ़ रही है, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ रही है कि एक अकेला 10 दिन में करेगा, तो दो लोग मिलके 5 दिन में नहीं, दो लोग मिलके 4 दिन में करे, एफिशिएंसी बढ़ गई है और भी जल्दी काम हो रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेज पे एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है, और तीसरी स्टेज पे जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव में चली गई है कि अब तो उल्टा काम खराब हो रहा है। ठीक है, अब तो उल्टा काम खराब हो रहा है। इसी वजह से तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो टीपी है यहाँ तक बढ़ रहा था, बढ़ रहा था टीपी, यहाँ तक देखो 3 से लेके 22 पे आ गया था, मतलब टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही थी। पर जब लड़ाइयां शुरू हुई, जब एफिशिएंसी नेगेटिव में आई, तो उल्टा प्रोडक्शन गिरने लग गए। और ये तो कोई बिजनेसमैन नहीं चाहेगा ना कि मैं लेबर को पैसा भी दूं, ज्यादा लेबर आ रही है, काम कम हो रहा है, ये तो कोई नहीं चाहेगा ना। सो टेक्निकली कभी भी कोई भी थर्ड स्टेज में तो गलती से भी एंटर नहीं करना चाहता कि इतने लोगों को तो मैं कभी नहीं रखूंगा कि उल्टा अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारू, प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाए। ठीक है, तो 3 स्टेजेस आ गई, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव स्टेज। अब इन तीनों स्टेजेस में नॉट जस्ट एमपी बल्कि तुम्हें टीपी और एपी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, नॉट जस्ट एमपी बल्कि टीपी और एपी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मेरी एक चीज को गांठ बांध लो, डबल स्टार करके अपनी कॉपी में लिख लो, तो वो एक चीज आने वाले 4 चैप्टर में तुम्हें मदद करेगी। क्या क्या कहाँ लिखें, अरे कोई जगह ही नहीं दी है भैया हमें। चलो यहाँ पे हमें जगह मिल रही है। ठीक है, ऊपर नीचे वाला छोड़ो, अभी जो बता रही हूँ वो लिखो, डबल स्टार मारो और लिखो, मार्जिनल इज ऑलवेज द रेट ऑफ टोटल। मार्जिनल जो है वो हमेशा टोटल वाली चीज का रेट होगा। क्या मार्जिनल? मार्जिनल कुछ भी हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है, मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है, टोटल प्रोडक्ट हो सकता है, टोटल कॉस्ट हो सकती है, टोटल रेवेन्यू हो सकता है, कुछ भी। मार्जिनल के आगे कुछ भी आ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, कुछ भी है, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल कॉस्ट है, कुछ भी है। मैं कह रही हूं कोई भी अगर मार्जिनल वाली चीज है, कोई भी अगर मार्जिनल वाली चीज है, आने वाले तीनों चारों चैप्टर्स में हमेशा जो भी मार्जिनल का बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर किसका होगा? टोटल का नहीं, वो बिहेवियर होगा टोटल के रेट का। ये रेट कौन सी बला आ गई मैडम जी, बताते हैं कौन सी बला है, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि टोटल का एक रेट होता है। ठीक है, वो रेट का जो बिहेवियर होगा वो किधर से निकल के आएगा? मार्जिनल से निकल के आएगा। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट ना बढ़ रहा है या गिर रहा है वो नहीं पता, पर किस रेट पे बढ़ रहा है, गिर रहा है, एट दिस सेम रेट। चलो मैं ये भी बता ही देती हूँ, स्टेज 1 है जब एमपी बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज है ना इंक्रीजिंग वाली, जिसमें एमपी बढ़ रहा है। इसमें टीपी जो है बेटा, टीपी भी इसमें इंक्रीज हो रहा होता है, जब एमपी बढ़ रहा होता है टीपी भी इंक्रीज हो रहा होता है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा होता है, पर किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। अच्छा एक और पॉइंट यहीं पे स्टार मार के, ठीक है, 2 पॉइंट है, बस 2 पॉइंट है जिनको स्टार मार के लिखना है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसी के साथ दूसरा पॉइंट लिख लो, कहाँ लिखे भाई, यहां लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक है जान। ठीक है, जब तक मार्जिनल मार्जिनल वाली चीज मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल वाली कोई भी चीज जब तक वो पॉजिटिव है, जब तक वो पॉजिटिव है,
तो टोटल वाली चीज तब तक इंक्रीज हो रही होगी, टोटल वाली चीज तब तक इंक्रीज हो रही होगी। जब भी मार्जिनल वाली चीज, जैसे ही मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव में चली जाएगी, जैसे ही मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव में चली जाएगी, तो टोटल वाली चीज डिक्रीज होने लग जाएगी, टोटल वाली चीज डिक्रीज होने लग जाएगी। दो पॉइंट मैंने बोले हैं, मार्जिनल अगर पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ रहा होगा, मार्जिनल अगर नेगेटिव है तो टोटल गिर रहा होगा। दूसरा पॉइंट, मार्जिनल का जो भी बिहेवियर है वही बिहेवियर टोटल के रेट पर लागू होगा। अब इसको कंबाइन कर दो, अब इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो, अब इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो और मेरी एक बात समझ लो, अभी दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जो टोटल वाली चीज है, तुम्हें उसकी दो चीजें चेक करनी है। पहली चेक करनी है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दूसरी चेक करनी है वो किस रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दूसरी चेक करनी है कि वो किस रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मतलब तुम भाग रहे हो, ठीक है, आगे की तरफ भी भाग रहे हो, पीछे की तरफ भी भाग सकते हो, जल्दी जल्दी भाग रहे हो या धीरे धीरे भाग रहे हो, ये देखना है। मैं आगे की तरफ भाग रही हूँ, धीरे धीरे आगे की तरफ भाग रहे हूँ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आगे की तरफ भाग रही हूँ, फर्क है ना दोनों में। मैं कह रही हूँ भाग तो मैं आगे की तरफ रही हूँ, पर जल्दी जल्दी भाग रही हूँ या धीरे धीरे, भाग तो पीछे की तरफ रही हूँ, पर जल्दी जल्दी भाग रही हूँ या धीरे धीरे। तो रेट क्या बताएगा कि तू बढ़ तो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो गिर तो रहा है, पर तो तेजी से गिर रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है, ये मुझे बताता है हमारा रेट। अच्छा जी, अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही है ना, आई विल सजेस्ट जहां से मैंने वो लिखवाना शुरू किया है वहां से एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बता रही, आने वाले 3 चैप्टर्स के 4 चैप्टर्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हेल्प करेगा। अब देखो, अब स्टेजेस पे आ जाओ। मार्जिनल की 3 स्टेज थी, स्टेज 1, 2 और 3, 3 स्टेजेस थी मार्जिनल की, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। 3 स्टेजेस थी, हमने अभी पढ़ी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में मार्जिनल क्या था, इंक्रीज हो रहा था, स्टेज 2 में मार्जिनल क्या था, डिक्रीज हो रहा था, स्टेज 3 में मार्जिनल क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। अब बनाओ टोटल का ग्राफ। अगर मार्जिनल पॉजिटिव है, जो कि इन दोनों केस में है, तो टोटल पक्का इंक्रीज हो रहा होगा। अगर मार्जिनल नेगेटिव में चला गया तो टोटल पक्का डिक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किस रेट पे, किस रेट पे, किस रेट पे डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव रेट पे। नेगेटिव के केस में वैसे तुम रेट लिखते ही नहीं हो, अगर लिखना है तो नेगेटिव रेट लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। डिक्रीजिंग के केस में तुम यहाँ पे, नेगेटिव के केस में रेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, रेट ऊपर वाले में लिखने की जरूरत है, ठीक है। डिक्रीज एट नेगेटिव तो गलत हो जाएगा, हाँ, नेगेटिव के केस में रेट नहीं लिखोगे, ऊपर वाले के केस में रेट लिखोगे। अब देखो कितनी आसानी से मैंने तुम्हें बताया है कि याद नहीं करना, बनाना है। ऐसे ही कॉस्ट का बनवाऊंगी, रेवेन्यू का बनवाऊंगी, सबका बनवाऊंगी, पर ये याद कर, ये समझ लेना कि कैसे बनवाया है मैंने। 2 पॉइंट है, अगर मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ रहा होगा, अगर मार्जिनल नेगेटिव है तो टोटल गिर रहा होगा, मैंने वो चीज कर दी। मार्जिनल जब इंक्रीज हो रहा था, हमें पता है पॉजिटिव था, यार देखो ना, नेगेटिव में जाने से पहले चीज पॉजिटिव ही तो होगी, नेगेटिव में जाने से पहले चीज पॉजिटिव ही तो होगी, तो यहां पर भी मार्जिनल पॉजिटिव था, यहां पर भी मार्जिनल पॉजिटिव था। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव है तो मैंने बोल दिया कि जो टोटल है वो इंक्रीज हो रहा है। पर भैया एक और हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो क्या है कि टोटल किस रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो रेट कहां से पता चलेगा, रेट भी मार्जिनल ही बताएगा, मार्जिनल का जो भी बिहेवियर है वो ही कॉपी पेस्ट करके रेट के जगह पे लिख दो। किस रेट पे, इस रेट पे, किस रेट पे, इस रेट पे, ठीक है। नेगेटिव के केस में रेट लिखने की जरूरत है, ठीक है, नेगेटिव है तो टोटल डिक्रीज हुआ है, खत्म। अगर ये पूरी कहानी समझ आ गई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी कि हाँ ये समझ आई है। अगर नहीं समझ आई है प्लीज इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनना, ठीक है। अब अगर ये समझ आ गया तो देख लो, बस अब जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रही हूँ लेक्चर को, कि टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, स्टेज 1 है, स्टेज 1 है, जब एमपी बढ़ रहा है, जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एपी एंड एमपी राइज एंड रीच एट इट्स मैक्सिमम लेवल,
at point n called law of increasing returns. अरे पॉइंट n कहाँ है? हाँ ये रहा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, इसकी इसकी कुछ खास अपने को जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर, अच्छा यहाँ पे वर्ड मिसिंग हो गया, एंड एमपी रीचेस, एमपी देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जो मेरा एमपी है, ये एमपी है मेरा, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये एमपी है। इस पॉइंट पर एमपी अपने मैक्सिमम पे आई। जब तक देखो क्या हो रहा था, देखो क्या हो रहा था, एमपी एमपी अपने मैक्सिमम पे जाती है, गिरती है, नेगेटिव जाती है। ठीक है, यही हो रहा था। एमपी अपने मैक्सिमम पे जाती है, गिरती है, नेगेटिव होती है। बेटा जब तक एमपी मैक्सिमम पे नहीं जाती तब तक एमपी बढ़ रही है, तब तक एमपी बढ़ रही है, और तब तक ही स्टेज 1 है। जैसे ही एमपी मैक्सिमम पे पहुंची तो स्टेज नंबर 2 शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक एमपी अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंची थी, इस पॉइंट पे एमपी जो है अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई है। जैसे ही एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंची तो मैंने ये लाइन मार दी, देखो ये लाइन हमने मार दी है, और बोल दिया है कि भैया इससे पीछे वाला जितना भी ये एरिया है, इससे पीछे वाला ये जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया में स्टेज नंबर 1 चल रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने लाइन मार के बाइफरकेट किया है। लाइन किस हिसाब से मारी जाएगी? एमपी के हिसाब से मारी जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ मारी गई? जहां पे एमपी मैक्सिमम हुआ, और इसी पॉइंट को यहाँ पे, इसी पॉइंट को ऊपर टीपी के ऊपर, इसी पॉइंट को इसके बिल्कुल ऊपर टीपी पे, इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, दूसरी लाइन कहां मारी? दूसरी लाइन वहां मारी जहां पर टीपी जो है, एमपी जो है, सॉरी, दूसरी लाइन कहां मारी? जहां पर एमपी है 0 हो गया। क्यों? देखो अब ये देखो, एक पहली वाली लाइन ये रही, दूसरी वाली लाइन ये रही। पहली लाइन पे एमपी मैक्सिमम थी, दूसरी लाइन पे एमपी 0 है, इसके बीच में एमपी गिर रही है, तो ये है मेरी स्टेज नंबर 2, यानी कि स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है उसमें एमपी जो है वो नेगेटिव में चला गया है, एमपी नेगेटिव में चला गया है। तो इस लाइन से पहले फर्स्ट स्टेज, इन दोनों लाइंस के बीच में सेकंड स्टेज, और तीसरी लाइन, इस लाइन के बाद थर्ड स्टेज शुरू हो गई है। इस लाइन तक जो टीपी है वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट है। इन दोनों लाइंस के बीच में टीपी, इन दोनों लाइंस के बीच में टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, जब दूसरी लाइन लगाई, जहां दूसरी लाइन लगी है वहां पे एमपी 0 है। जब एमपी 0 होगा तो टीपी अपने मैक्सिमम पे होगा, और इस पॉइंट के बाद तीसरी स्टेज में टीपी डिक्लाइन होने लग जाएगा, जो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तीसरी स्टेज में टीपी जो है डिक्लाइन होने लग जाएगा, और इसी को नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज बोला गया। सेकेंड स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज बोला गया। एक चीज गांठ बांध के फिर से इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के लिख लेना, अगर क्वेश्चन आए कि इन तीनों स्टेजेस में से हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किस स्टेज में काम करना चाहेगा, किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा, तो प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 2 में ही है कि मेरा जो टीपी है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है, और प्रोड्यूसर इतना ही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके शॉर्ट रन में। स्टेज 3 में तो प्रोडक्शन, टीपी तो गिरने लगे, स्टेज 3 में जा नहीं सकते। स्टेज 1 में टीपी मैक्सिमम पे पहुंचा नहीं था, इसके बाद भी टीपी तो बढ़ रहा है ना, एमपी गिर रहा है, टीपी तो बढ़ रहा है ना। एमपी गिरने का इतना मतलब है कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर गिर रही है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है ना। टोटल प्रोडक्शन थर्ड स्टेज में कम हो रहा है, तो थर्ड स्टेज में कोई नहीं जाएगा। स्टेज 1 में इनिशियली जब तुम शुरू करते हो तो स्टेज 1 में होते हो, स्टेज 2 में जाके हर एक प्रोड्यूसर जो है रुक जाता है जब उसका टीपी मैक्सिमम हो जाता है, उसके आगे जो है प्रोड्यूसर नहीं जाता। तो एक समझदार प्रोड्यूसर हमेशा कहां ऑपरेट करेगा? स्टेज नंबर 2 में ऑपरेट करेगा। ठीक है ठीक है, ये तुम पढ़ लेना कि इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तुम देख सकते हो टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज में टीपी तो बढ़ रहा था, सेकंड स्टेज में टीपी तो बढ़ रहा था, एमपी गिर रहा था। ठीक है, थर्ड स्टेज नहीं बताई, अरे भाई ये कैसी बात हुई। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव चला जाता है और टीपी गिरने लग जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेज का मैं बना देती हूँ भैया यहाँ पे। थर्ड स्टेज में एमपी यहां होता है नीचे नेगेटिव में, और ऊपर टीपी भी गिरने लग जाता है। ठीक है, चलें आगे। समरी में क्या हुआ? पहली स्टेज में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। दूसरी स्टेज में टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी फॉल्स। ठीक है, तीसरी स्टेज में टीपी गिरने लग जाता है और एमपी नेगेटिव चला जाता है। ठीक है,
चले आगे। एपी का तीनों स्टेजेस में क्या हाल है वो लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एपी का तीनों स्टेजेस में क्या हाल है वो तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों स्टेजेस में सिर्फ टीपी और एमपी के बारे में लिखो। एपी को तीनों स्टेजेस में घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। एपी को तुम कहाँ घुसाओगे? एपी के लिए फिर से खाली जगह देख लेते थोड़ी सी। ये रहा। एपी के लिए तुम क्या करोगे? सिर्फ एक रिलेशन बनाओगे, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। एमपी और एपी के बीच का तुम्हें बस एक रिलेशन बताना है, और वो रिलेशन क्या है ऐसे एक ग्राफ पे तुम्हें बनाना है। एपी का और कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तीनों स्टेजेस में एपी मत दिखाना, बस यहाँ पे दिखाना। देखो ये जो रिलेशन है ये फिर से तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन कहता है कि रेड वाली लाइन जो है एमपी है, ब्लू वाली लाइन एपी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रिलेशन कहता है कि इनिशियली एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। तुम देखो एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। पर इफ यू कैन सी, जो एमपी है मेरा, जो मेरा एमपी है, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ आया? एमपी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आया, पॉइंट ए पे। एपी का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ आया? एपी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आया, पॉइंट बी पे। कहना है से कि एमपी जो है वो पहले ही मैक्सिमम पे पहुंच गई है, एपी का मैक्सिमम पॉइंट बाद में आया है। एपी का मैक्सिमम पॉइंट बाद में आया है, यानी कि इस पूरे एरिया में एपी बढ़ रही है, पर एमपी सिर्फ इतने ही एरिया में बढ़ रही है। यार तुम खुद सोचो ना, मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ही ये होता है कि उससे पहले चीज बढ़ रही है उसके बाद गिर रही है। मैक्सिमम का यही मतलब हो गया ना, ठीक है। तो तुम देखो एमपी सिर्फ इतने से एरिया में बढ़ रहा है, पर एपी इस पूरे एरिया में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट मेरा क्या बोलेगा? पहला पॉइंट मेरा बोलेगा एज लॉन्ग एज, छोड़ो तुम इसको छोड़ो, जो मैं लाइन लिखवा रही हूं वो लिखो। एज लॉन्ग एज एपी इज इंक्रीजिंग, जब तक एपी बढ़ रहा है, यानी कि इस पूरे एरिया में जब तक एपी बढ़ रहा है, तब तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा है। तुम देखो इस पूरे एरिया में एमपी ऊपर है, एपी नीचे है। इस पूरे एरिया में कैन यू सी, ये सारे इस पूरे एरिया में बी पॉइंट तक, इस पूरे एरिया में एपी नीचे है, एमपी ऊपर है। तो जब तक एपी बढ़ रहा है, एपी कहां तक बढ़ रहा है? एपी यहां तक बढ़ रहा है। इस पूरे एरिया में जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी जो है वो एपी के ऊपर है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब एपी मैक्सिमम होता है, पॉइंट बी पे जब एपी मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पे एपी और एमपी बराबर होते हैं, या मैं बोलूं उस पॉइंट पर जो एमपी का कर्व है वो एपी को कट करता है, या मैं बोलूं एमपी कर्व एपी को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तीसरा पॉइंट बोलता है, तीसरा पॉइंट लिख लो, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? एज लॉन्ग एज एपी इज डिक्रीजिंग, बस इसका उल्टा, पहले पॉइंट का उल्टा, एमपी इज लेस देन एपी। देखो सेकंड वाला पॉइंट तो सिंपल हो गया कि एपी और एमपी कब बराबर होते हैं? जब एपी मैक्सिमम होता है। जब एपी मैक्सिमम होता है तब ये दोनों बराबर होते हैं। पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। पहला पॉइंट कहता है जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक एमपी ऊपर है, एपी नीचे है। तीसरा पॉइंट कहता है जब एपी गिर रहा है उस सारे पॉइंट पे एपी ऊपर है, एमपी नीचे है। उस सारे पॉइंट पे एपी ऊपर है, एमपी नीचे है। लास्ट पॉइंट कहता है कि एमपी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर एपी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ आई नो ये जो डिफरेंस है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर एक डिफरेंस याद कर लोगे तो आगे कॉस्ट के चैप्टर के 3-4 ऐसे ही, सॉरी नॉट डिफरेंस, रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन है आगे वाले भी, वो भी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। बस जो है फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेकेंड पॉइंट तो सिंपल है कि जब एपी मैक्सिमम है तब वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट भी सिंपल है, एमपी जीरो हो सकता है, एपी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है ये मेरा पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये होता है खत्म। मैंने बहुत सारे, इफ यू सी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज थ्योरी यहाँ पे पूरी करवा रखी है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग थ्योरी की मैंने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, ट्रू फॉल्स के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन डाले हैं। ये सारे क्वेश्चन विद आंसर्स तुम्हें जो है ये पूरा पीपीटी पीडीएफ जो है नीचे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये जो सारी की सारी चीज है ये जो तुम्हें जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से तुम्हें ये मिल जाएगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।